सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थायराइड को। और आज देखेंगे थायराइड ग्लैंड की रचना और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य। तो चलिए फ्रेंड्स, पूर्व की तरह हम इस वीडियो को एंडोक्राइन सिस्टम की कड़ी में शुरू करने जा रहे हैं। While approaching the questions of this topic, you should know the basics, its function, and also how this system helps a body to remain healthy. The best approach to attempting the questions of this topic is to learn and practice all the process and concept of this topic. Only then you will be answer all the questions. So, before discussing this topic, I want to say again to study the whole and soul of this chapter, that is the endocrine system. And in this chain, today I am going to describe the thyroid gland, its structure and functions of the hormones of this gland. So this is my set number 29. Here I am going to discuss thyroid gland. पूर्व की तरह मैं थायराइड ग्लैंड की रचना, उनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट हाईली वैस्कुलर बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह संवहनीय होती है, वैस्कुलर होती है और यह बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और यह हमारे नेक के एंटीरियर साइड में ट्रेकिया के ठीक सामने उपस्थित होती है। इट ऑकर्स इन द नेक बिटवीन द 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। यह 5वें, 6ठे और 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर नेक रीजन में स्थित होती है। इस ग्रंथि का भार लगभग 25 ग्राम और ये 2 लोब्स के बने होते हैं, जो दोनों लोब्स ट्रेकिया के दोनों तरफ होते हैं। एक को राइट लोब कहते हैं, दूसरे को लेफ्ट लोब कहते हैं। दोनों लोब्स आपस में एक संकीर्ण मसल के पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे स्थूमस कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजिकली थायराइड ग्लैंड फायरिंग्स से 3रे और 4थे वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होता है और ये स्लोली माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द नेक। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड को। और इसकी रचना के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज नामक बोन के ऊपर लाई करती है, स्थित होती है। इसमें 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक मसल की पट्टी है, प्लेट, इसे स्थूमस कहते हैं। और यह नीचे की ओर ट्रेकिया के ऊपर उपस्थित होती है। तो इसके लोकेशन के बारे में हमने देखा कि यह नेक रीजन में उपस्थित रहने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है। साथ ही साथ यह अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर H शेप्ड होती है और यह बटरफ्लाई शेप्ड होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इस ग्रंथि के हिस्टोलॉजी को देखें और तथ्य को देखें तो इसकी रचना पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा कि रचना में हम देख रहे हैं, अधिक फॉलिकुलर सेल्स को और उसके बीच में कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स को, और बीच बीच में इसके वैस्कुलर रचना में ब्लड सप्लाई को भी देख पा रहे हैं। तो इसके हिस्टोलॉजी को भी हम देखेंगे और नीचे की ओर अब हम इसके हिस्टोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, या हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
Internal structure means the histology of the thyroid gland. The internal structure of the gland consists of hollow spherical follicles that remain scattered through the structure. The wall of these follicles are composed of cuboidal epithelial cells, also known as follicular cells, which secrete thyroid hormone or thyroxine in the form of the glycoprotein called थायरोग्लोबुलिन। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे खोखले गोल फॉलिकल्स होते हैं और ये पूरे रचना में फैले होते हैं। इनकी दीवारों की रचना क्यूबॉइडल घनाकार एपिथेलियम सेल्स से होती है, जिसे फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। यह थायराइड नामक हार्मोन या थायरोक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का एक फॉर्म है जिसे थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। यह हार्मोन अंबर कलर की होती है, चिपचिपा होती है और लिक्विड कॉल्ड कोलाइड से रिलीज होती है। साथ ही साथ फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में थायराइड ग्लैंड में पाराफॉलिकुलर सेल्स भी होती है, जो कैल्सिटोनिन बोले तो थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करती है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के द्वारा होता है, जो स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में स्रावित होती है। अर्थात हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया जाता है और इसका स्रावन होता है, और यह बदले में आगे थायराइड ग्रंथि को अपना हार्मोन थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं: थायरोक्सिन हार्मोन T4, ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन T3 and calcitonin. 2 hormones, thyroxine T4 and triiodothyronine T3, is often collectively referred to as thyroid hormone और थायरोक्सिन। क्रमशः T4 और T3 को हम एक साथ मिलाकर थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन को T4 के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं, जबकि ट्राइआइडोथायरोनिन में को T3 के नाम से जाना जाता है और उसमें आयोडीन के 3 आइटम होते हैं। थायराइड ग्रंथि के फॉलिकुलर सेल्स में थायरोक्सिन की रचना होती है, थायरोक्सिन का निर्माण होता है और यह एक मुख्य हार्मोन है, जो बाद में T3 अर्थात ट्राइआइडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन्स टायरोसिन एमिनो एसिड यूनिट्स जो आयोडीन आइटम से लिंक्ड होते हैं के द्वारा निर्मित होता है। द नंबर ऑफ आयोडीन आइटम्स डिफर बिटवीन द 2 हार्मोन्स, और आयोडीन के परमाणु की संख्या इन दोनों हार्मोन्स के बीच में भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। T4 अर्थात थायरोक्सिन में आयोडीन के 4 एटम और T3 ट्राइआइडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 आइटम होते हैं। थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन के कार्य निम्न प्रकार हैं। थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन बायोलॉजिकल प्रोसेस को नियंत्रित करता है, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है।
जो कि एक क्रिया है जो कंज्यूम्ड फूड को एनर्जी में बदलता है। नेसेसरी फॉर द, और जो आवश्यक होता है स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए। द थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, carbohydrate, fat and protein metabolism, which is the process of transformation of the consumed food into energy necessary for the healthy growth and development. Besides, it is also necessary for the tissue growth and development, especially in the case of the skeletal and nerve tissues. थायरोक्सिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग वेट। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा कि यह हार्मोन टिश्यू ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, साथ ही साथ यह कंकालीय और नर्व टिश्यू के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। इसके दूसरे प्रकार कैल्सिटोनिन की अगर बात करें, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि के पाराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा स्रावित होता है और यह हमारे शरीर में कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखती है। किस प्रकार? तो कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करके यह हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखती है। कैल्सिटोनिन एंड पाराथायरॉयड हार्मोन आर एगोनिस्टिक इन फंक्शन। कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, और एक कैल्सिटोनिन जो पाराथायरॉयड कैल्सिटोनिन होता है, ये आपस में विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। एक कैल्सिटोनिन जो थायरोकैल्सिटोनिन है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, वह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करती है, नियंत्रित करती है, जबकि पाराथायरॉयड हार्मोन से स्रावित कैल्सिटोनिन या पाराथायरॉयड कैल्सिटोनिन रक्त में, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है। अब हम पुनः इस ग्रंथि के से उत्पन्न विकार और रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ग्रंथि के स्राव के कम होने अर्थात अंडर सिक्रिएशन और अधिक होने अर्थात हाइपर सिक्रिएशन दोनों ही कुछ विकार को उत्पन्न करते हैं और कुछ रोग का कारण बनते हैं। इनमें सर्वप्रथम है कंडीशंस ड्यू टू अंडर सिक्रिएशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के कम स्राव के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो यूं कहें कि हाइपोथायरॉयडिज्म या अंडर सिक्रिएशन ऑफ द थायराइड हार्मोन causes. So I am going to discuss now the conditions due to under secretion of the thyroxine or hypothyroidism, which may known as hypothyroidism. Hypothyroidism is called due to the low levels of the thyroid hormones, or we may say iodine deficiency in the diet causes hypothyroidism. It leads to cretinism, goiter, मैक्सिडिमा, कोमा। अब हम एक एक विकार को देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि थायराइड ग्रंथि के हाइपोसिक्रिएशन या हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा होता है। इसमें सबसे पहला है ग्वाइटर मीन्स घेघा, और थायराइड ग्रंथि लो concentration of iodine in our food and in our diet causes goiter. Goiter is the enlargement of the thyroid gland which occurs due to the deficiency of the iodine in the body. Goiter is characterized by the formation of extra thyroid tissue and enlargement of the gland in the neck. दूसरा विकार जो हाइपोसिक्रिएशन के कारण होता है, अंडर सिक्रिएशन के कारण होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा होता है, वह है क्रेटिनिज्म। यह बच्चों में होने वाली विकार है, रोग है। क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट इज द कॉन्जेनिटल थायराइड डिफिशियंसी। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से
या थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है। और क्रिटिनिज्म में स्टंटेड ग्रोथ वृद्धि बाधित हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मानसिक ह्रास होता है और सीखने की क्षमता में कठिनाई होती है। एबनॉर्मल स्किन हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म इज वन ऑफ द रीजन फॉर द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। और स्त्रियों के मासिक स्राव में के लिए हाइपोथायराइडिज्म एक कारण है। फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। मिक्सोडिमा कंडीशन ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म अंडर सिक्रिएशन ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट causes myxedema. So, 3 types of disorder occurs or causes due to the under secretion, hyposecretion, hypothyroidism, that is the goiter, number 1 goiter, number 2 cretinism, and number 3 myxedema. Now I am going to discuss about the oversecretion or hypersecretion of thyroxine, or this condition is known as hyperthyroidism, and hyperthyroidism causes Graves' disease, Graves' thyroiditis और एक्स ophthalmic goiter. Graves' disease or Graves' thyroiditis और एक्स ophthalmic goiter is a condition caused due to the hypersecretion of the thyroid hormone. और यह कंडीशन ग्रेव्स डिजीज या ग्रेव्स थायरॉइडिस या एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, ये एक ही नाम है ग्रेव्स डिजीज के। और यह थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रिएशन के कारण होता है, अधिक स्राव के कारण होता है। द कंडीशन इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन, कैन ऑकर एट एनी, but it is common among the individuals between 30 to 50 years। और यह 30 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों में अधिक होता है, खासकर महिलाओं में। The main symptoms of the ophthalmic goiter are protruded eyeballs अर्थात नेत्र कोतर से बाहर निकली हुई आँख, सूजन, ड्राई और सोलन आइज और सूजा हुआ आँख, वेट लॉस, इंक्रीज इन द बेजल मेटाबॉलिक रेट BMR के द्वारा इसे हम जान सकते हैं। ए पर्सन विथ ऑप्थेल्मिक गोइटर शोज मोस्ट सिम्टम्स ऑफ द हाइपर थायरॉयडिज्म लाइक एलिवेटेड BMR, nervousness, weight loss, insomnia, excess sweating, hair loss, muscle weakness, heat intolerance। और अब हम वीडियो के अंत में पहुंचे हैं फ्रेंड्स। तो मुख्य रूप से हमें थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को याद रखना है। जो मुख्य हार्मोन है वह है थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन, और इसके दो रूप होते हैं, एक थायरोक्सिन T4 और दूसरा ट्राइआइडोथायरोनिन T3। दोनों एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं। मुख्य हार्मोन है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन के कारण हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, और मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, फैट और का पाचन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी की लिबरेशन होता है, और यह हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं क्रिटिनिज्म नामक रोग जो बच्चे में होता है वह इस हार्मोन्स के हाइपोसिक्रिएशन के कारण हो जाता है, और इसके कारण बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो जाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन युक्त भोजन आवश्यक है, खासकर
घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त भोजन का लेना आवश्यक होता है और आयोडीन की पूर्ति हमारे शरीर में आयोडाइड नमक के द्वारा होती है और आयोडाइड नमक में KiO3 होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है, जिसके कारण उसके भोजन के द्वारा उसके शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके और साथ ही साथ आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस हार्मोन्स के कुप्रभाव के कारण बच्चों में किडनीजम रोग होता है। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उसमें मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध न हो, इसलिए गर्भवती माताओं को आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।